स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन डी और बाकी सारे सेक्शन हमारी प्लेलिस्ट में है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको इसका सॉल्यूशन करना है और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा कोर्स ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 3 सेक्शन डी। सेक्शन डी जैसे कि आपको पता है 20 मार्क्स का होता है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो 5 4 are 20 मार्क्स का ये सेक्शन है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ज्यादातर पहला क्वेश्चन यहाँ पर होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है जिसमें हम न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y एज्यूम करेंगे। सो इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो let numerator is equals to x और denominator equals to y। इतना लिख लिया। अगर हम 1 ऐड करें न्यूमरेटर में और 1 सबट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर में, यानी कि x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, तो जो फ्रैक्शन है इट रिड्यूसेस टू 1, यानी कि फ्रैक्शन कम होकर 1 हो जाता है। ओके, तो इतना अभी हमने इसकी इक्वेशन बना ली है। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 यहाँ पे एज इट इज 1 इंटू वाई माइनस 1, तो यहाँ पे y माइनस 1, y को यहाँ ले आएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 2। ओके, तो इसको नाम दे दो, ये हमारी पहली इक्वेशन। अब हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहां से। इट बिकम्स 1/2, यानी कि फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा अगर हम वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर में। ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा x और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देना है, y प्लस 1। ओके, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 1 इंटू वाई प्लस 1 y प्लस 1, फिर ये 2x y यहां ले आएंगे माइनस y इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्या इक्वेशन पहली, x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 2, दूसरी है 2x माइनस वाई इक्वल्स 1। देखो y y ऑलरेडी सेम है, साइन अलग, साइन भी सेम है, हमको क्या साइन अलग करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो y माइनस का प्लस का y कैंसिल, फिर x माइनस 2x तो माइनस x इक्वल्स माइनस माइनस प्लस और माइनस 3, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अब पुटिंग कोई भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख दो, x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में रखते हैं, थोड़ी सिंपल इक्वेशन है इसलिए। तो x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 2, तो 3 माइनस वाई इक्वल्स माइनस 2, माइनस वाई इक्वल्स माइनस 2, 3 वहां जाएगा तो माइनस 3। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर का, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ऐसे आप स्टेटमेंट लिख देना बढ़िया से, जो फ्रैक्शन हमको चाहिए इज, हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 5, सो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसके डायमेंशन हमको ढूंढना है। देखो, लेंथ को किससे कंपेयर किया जा रहा है, ब्रेथ से कंपेयर किया जा रहा है, तो हम यहां पर ब्रेथ को x अज्यूम करेंगे। सो लेट BREA ब्रेथ इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ओके, तो अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना हो जाएगा, फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड ट्वाइस इज ब्रेथ, सबसे पहले तो ब्रेथ का दुगना कर दो यानी कि 2x बाय 2, एक्सीड यानी कि ज्यादा है तो प्लस 2, तो 2x प्लस 2 ये हो जाएगी ब्रेथ, सॉरी लेंथ, इतना सेंटीमीटर। फिर हमको बोला है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
ऑफ रेक्टेंगल कितना है 28। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, है ना। अब इसमें हम सारी वैल्यूज रख देंगे। 2 ब्रैकेट में L यानी लेंथ कितना है 2x प्लस 2 प्लस b यानी ब्रेथ कितना है x, ये पेरीमीटर, लेकिन क्वेश्चन में हमको 28 देके रखा है तो इक्वल्स टू 28। 2 वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अंदर बचेगा 2x प्लस x 3x, ठीक है, 3x प्लस 2 ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल्स 28 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3x इज इक्वल्स टू प्लस 2 वहां जाएगा तो -2, 14 माइनस 2, therefore 3x is equals to 12, therefore x is equals to 12 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 4। क्या पूछा था, लेंथ ऑफ ब्रेथ ही हमको पूछा था, तो यहाँ पे अब हम आंसर लिखेंगे, लेंथ हमने एज्यूम किया था 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस 2, 2 4 जा 8 प्लस 2 ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। अब ब्रेथ था x तो ये हो जाएगा x क्या है 4, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपका आंसर सही है या नहीं कैसे चेक कर सकते हो, देखो क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 2L प्लस बी, तो L प्लस बी करो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, 14 2 जा कितना होता है 28 और हमको पेरीमीटर 28 ही देके रखा है, इसलिए ये जो डायमेंशंस हैं वो करेक्ट हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 है, थ्योरम प्रूफ करना है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और दूसरी ये है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जो बीपीटी थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर ट्राइंगल में एक लाइन ट्राइंगल के किसी भी साइड से पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ये बीपीटी है। नाउ कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब कि अगर एक लाइन दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो ये लाइन तीसरी साइड से पैरेलल होगी। समझ में आ गया, तो हम अभी यहां पर कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी को प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम प्रॉपर तरीके से लिखना रहता है, सबसे पहले हम जो भी थ्योरम है उसको लिखेंगे कि वो स्टेटमेंट क्या है उसका। So, converse of BPT या Thales theorem है, if a line divides any two side of a triangle in same ratio, जैसे ये लाइन है इसने ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड किया है तो क्या लिखा है, then the line is parallel to the third line, तो ये लाइन तीसरी लाइन से पैरेलल होगी। फिर गिवन क्या है, हमको एक ट्राइंगल देके रखा है, नाम है ABC और DE इंटरसेक्ट कर रही है AB को D पर और AC को E पर, है ना, सच दैट अब यहाँ पे हमको दे रखा है, देखो यहाँ लिया ना कि इक्वल सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इस तरीके से हमको गिवन है। नेक्स्ट अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन हमको करना रहेगा, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव के DE इज पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्ट हम करेंगे कि ड्रॉ DE डैश, एक लाइन हमको बनानी है और मानना है कि वो BC के पैरेलल है, सो ड्रॉ DE डैश, नाम क्या दे देंगे DE डैश, जो कि BC के पैरेलल है। ओके अगर ये BC के पैरेलल है तो हम ये जो बीपीटी थ्योरम है वो अप्लाई कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर स्टार्ट होता है हमारा प्रूफ कि सिंस, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि जो DE डैश है वो BC के पैरेलल है, या नाम लिख देते हैं ABCDE और DE डैश। अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो एज पर थेल्स थ्योरम के हिसाब से अगर एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड से पैरेलल होती है तो वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो इधर पे एज पर थेल्स थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू
ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ओके, अच्छा ये हमको हमारी दूसरी इक्वेशन मिली, क्योंकि पहली हमको देके रखी थी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हमको गिवन है। अब यहाँ पे देखो दोनों के जो LHS है, यहाँ पे भी एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, ये सही है, और यहाँ पर RHS इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। समझ में आया? दोनों इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि RHS भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। यहाँ पे भी AD अपॉन DB और यहाँ पे भी AD अपॉन DB, इसलिए वी कैन से दैट AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको ऐड करना है 1, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड हम 1 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 और ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ई डैश सी आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यहाँ पर ए ई प्लस ई सी और एलसीएम हो जाएगा ई सी। क्लियर? अब देखो डायग्राम में देखेंगे, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये रहा ए ई और ई डैश सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सी साइड बन रही है, ए सी बन रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी अपॉन ई डैश सी। अब यहाँ पर देखो ए ई और ई सी को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो भी कौन सी साइड बन रही है, ए सी ही बन रही है, ए सी अपॉन ई सी। ओके, तो ए सी सामने सामने कैंसिल हो गया, 1 बचा, ई सी को यहाँ ले आते हैं, ई डैश सी वहां चला जाएगा, तो ये हो गया ई सी इज इक्वल्स टू ई डैश सी। क्लियर? तो इधर पे साफ साफ पता चल रहा है कि EC या फिर E डैश सी एक ही है, देयरफॉर E एंड E डैश कोइंसाइड, यानी कि ये एक ही पॉइंट है, E बोलो या E डैश बोलो, ये दोनों एक ही पॉइंट है। देयरफॉर अगर हम कहेंगे कि DE डैश पैरेलल है BC के, देखो हमने यहाँ पे लिखा ही है DE डैश BC के पैरेलल है, तो DE भी BC के पैरेलल होगा। हमने ये माना था कि DE डैश पैरेलल टू BC, और फिर लास्ट में हमने प्रूफ कर दिया कि E डैश और E ये दोनों एक ही पॉइंट है, तो इसलिए अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो DE भी BC के पैरेलल होगा, और यही हमको प्रूफ करना था कि DE पैरेलल BC, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? स्टेप याद रखना, लिखने का तरीका होना चाहिए कि पहले आप थ्योरम स्टेट करेंगे, फिर क्या गिवन है, फिर क्या प्रूफ करना है, फिर लास्ट में प्रूफ स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC PQR। तो यहां दो ट्राइंगल बनाते हैं, ABC और PQR, ये हो गया AD और ये PM, मीडियन है यानी कि इक्वल में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं नीचे वाली लाइन को, क्योंकि मीडियन है, मीडियन। फिर बोला है वेयर ABC इज सिमिलर टू PQR, हमको प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM, और हमको ये पूरे ट्राइंगल सिमिलर है ये देके रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, दो चीजें, कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती है। तो सिंस ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, therefore angle A equals angle P, angle B equals angle Q, angle C equals angle R। ये एंगल्स का हो गया। अब साइड की बात करें तो AB अपॉन PQ
ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर और इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो ये क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है इसलिए हमने इतना कह दिया। अब हम जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जो हमको प्रूफ करना है ना, उसमें ये वाली लाइन आ रही है एडी और पीएम। यानी कि अगर हम ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दे तब हम ये चीज कह सकते हैं। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि इसको और इसको सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? देखो, इन ट्राइंगल क्या नाम है, ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, इतना तो हमको गिवन है। अब यहां पर देखो, एडी और पीएम मीडियन है, तो बीसी और क्यूआर जो है वो प्रोपोर्शन में है। देखो, बीसी अपॉन क्यूआर है, लेकिन हमको क्या चाहिए, सिर्फ यहां पर बीडी चाहिए और यहां क्यूएम चाहिए। तो अगर ये दोनों प्रोपोर्शन में है तो इनका हाफ भी तो प्रोपोर्शन में होगा। यानी कि आप मान लो कि ये 4 है और ये 10 है। ठीक है, अब इनका हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गएंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो इसलिए ये जो बीसी है, ये बीसी है और हमको सिर्फ बीडी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, बीडी क्या है, हाफ ऑफ बीसी और यहां पर हाफ ऑफ क्यूआर। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, बीसी की जगह हम लिख देंगे हाफ ऑफ बीसी और क्यूआर की जगह लिख देंगे हाफ ऑफ क्यूआर। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, बीसी का हाफ कितना है, बीडी है, और क्यूआर का हाफ कितना है, क्यूएम है। क्योंकि एडी एंड एएम पीएम आर मीडियम, एडी एंड पीएम आर मीडियंस, इस वजह से हम यहां पर हाफ ऑफ बीसी और हाफ ऑफ क्यूआर लिख सकते हैं। बीसी का हाफ बीडी हो गया और क्यूआर का हाफ क्यूएम हो गया। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमको ये वाली और ये वाली साइड सेम प्रोपोर्शन में मिल गई। अब बचा क्या, अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दे कि इसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू सेम है, तो साइड एंगल साइड से हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अब थोड़ा यहां पर देखो, एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर दिया था, तो यहाँ एंगल्स में हमने लिखा है कि एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू, तो यहां साइड हो गई। अब एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू, और इसका रीजन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स ए डी अपॉन पी एम। और हमको क्या प्रूफ करना था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, देयरफॉर ए डी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन की हिंट क्या थी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी का जो भी प्रॉपर्टी होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड प्रोपोर्शन में होगी, इसका इस्तेमाल करके हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स ए डी अपॉन पी एम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है ट्रिग्नोमेट्री से। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। पहले जो जो दिया है उसको हम बनाते जाते हैं। ये है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर, और एक पॉइंट है ग्राउंड पर जिसका नाम है P, और इधर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लिखा है,
From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of 10 meter tall building is 30 डिग्री। तो ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप से यहाँ जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। समझ में आया? फिर अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग होस्ट किया है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो ये जो फ्लैग स्टाफ है, ठीक है, ये जो फ्लैग स्टाफ है इसके टॉप से जो अगर एंगल है, इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री। समझ में आया? फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, हमको ये लेंथ फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और ये बिल्डिंग और पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, ये दो चीजें फाइंड करनी है। नाम दे देते हैं, ये ऑलरेडी पी है, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो क्या क्या फाइंड करना है हमको, यहां लिख देती हूं मैं, BC फाइंड करना है एक तो, क्योंकि ये फ्लैग स्टाफ कितना है, और पूछा है कि बिल्डिंग और पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है, यानी कि PA फाइंड करना है। ओके, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये छोटे वाले ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर देके रखा है। तो इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल A क्या है, 90 डिग्री है, और हमारा थीटा, इस वाले ट्राइंगल में हमारा थीटा 30 है। थीटा के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगा बेस। तो कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, 10 होता है। अगर नहीं पता तो ये PBH, PBP, पंडित भद्दी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसा लिख लेने का। फिर देखो परपेंडिकुलर और बेस कहां पर आ रहा है, तो 10 में आ रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस 10 में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10 30 इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 नहीं, 10 थीटा। ओके, अब हम वैल्यू रखेंगे थीटा की, तो 10 30 इक्वल्स परपेंडिकुलर कितना है, AB है, और बेस कितना है, PA है। 10 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू AB है 10, और यहाँ पर PA हमको फाइंड करना है। PA यहाँ आ जाएगा तो, और √3 उधर चला जाएगा, तो PA इक्वल्स टू 10√3। PA इक्वल्स 10√3, और हमको यहाँ पर √3 की वैल्यू दे के रखी है कितनी, 10√3 की जगह 1.732, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P इज 17.32 मीटर। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, अब हमको पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अब ये फ्लैग स्टाफ की लेंथ हमको फाइंड करनी है, तो इसमें हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये 90 डिग्री है, और परपेंडिकुलर हमारा ये पूरा साइड हो जाएगा AC। अब AC किससे बना है, AC बना है AB प्लस BC से। ओके, तो इधर पर इन ट्राइंगल CAP, इन ट्राइंगल CAP एंगल A इक्वल्स 90 डिग्री। यहाँ पे भी हम लेंगे 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ 10 थीटा की वैल्यू 45, परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा BC प्लस AB, BC प्लस AB अपॉन बेस क्या है, PA। 10 45 1 होता है, BC हमको फाइंड करना है, और AB हमको 10 दिया है, AB 10 दिया है। ठीक है, अपॉन PA की वैल्यू हमने फाइंड की थी 17.32, 17.32 इंटू 1 तो हो जाएगा 17.32 इक्वल्स BC प्लस 10, BC प्लस 10, प्लस 10 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो BC इज इक्वल्स टू 17.32 माइनस 10, therefore BC is equals to 7.32 मीटर। BC is equals to 7.32 मीटर। तो ये हमारे दो आंसर आ गए। फ्लैग स्टाफ यानी कि इतना, इसकी लेंथ है 7.32 मीटर, और इस बिल्डिंग का पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो है 17.32 मीटर। क्लियर? चलो नेक्स्ट,
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन 52 है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर वेसल आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो देखो ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल, ऐसा 2 डायमीटर देके रखे हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और सरफेस एरिया इज 5 रुपीज, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल। अब वेसल आप इमेजिन करो, है ना, जैसे जो बाउल होता है उसमें अगर आपको पेंट करना है तो क्या करोगे, जो बाहर का सरफेस है उसको पेंट करोगे, अंदर का जो सरफेस है उसको पेंट करोगे, और ऊपर जो रिंग है यानी कि जो बाउल का थिकनेस है उसको पेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 चीजें हैं पेंट करने के लिए। अगर आप बाहर का सरफेस पेंट कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेडियस लोगे क्योंकि वो इतना बड़ा है। फिर अगर आप अंदर पेंट कर रहे हो तो उसके लिए इंटरनल रेडियस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बाहर पेंट कर दिया, अंदर पेंट कर दिया, बचा क्या, ये जो रिंग होती है ऊपर की, या आप थिकनेस बोल लो, इसको पेंट करना है। तो अब इसको पेंट करने के लिए हेमिस्फीयर का अपर पार्ट क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लगाओगे, एरिया ऑफ सर्कल लगाओगे। लेकिन क्या आपको पूरा पेंट करना है, पूरा पेंट तो नहीं करना ना, यहां पे सिर्फ इतनी रिंग को पेंट करना है। तो जैसे फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यहां पे आप आर स्क्वायर की जगह क्या लोगे, जो एक्सटर्नल रेडियस का आर है उसका स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस का जो आर है उसका स्क्वायर। एक्सटर्नल में से अगर इंटरनल रेडियस के स्क्वायर को माइनस कर दो तो जो बचेगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ रिंग का हिस्सा, और वही आपको पेंट करना है। तो इसलिए ये रिंग को पेंट करने के लिए एरिया का फॉर्मूला आप लगाओगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, एक्सटर्नल आर का स्क्वायर माइनस इंटरनल आर स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ में आया, इसमें क्या करना है आपको, इंटरनल एक्सटर्नल 2 CSA निकालने हैं हेमिस्फीयर के, और उसके बाद रिंग का एरिया निकालना और सबको टोटल कर देना है। ओके, सो एक्सटर्नल डायमीटर कितना देके रखा है, 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, 16/2, 8 सेंटीमीटर। नाउ इंटरनल डायमीटर 12 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल आर और इसको स्मॉल आर से हम डिनोट करेंगे क्योंकि दोनों अलग है। कैपिटल आर स्मॉल आर 12/2, 2 6 12, 6 सेंटीमीटर। ओके, एक्सटर्नल 8, इंटरनल 6 सेंटीमीटर। फिर स्टार्ट करते हैं अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल जो हमको पेंट करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू CSA of external hemisphere, CSA of
इंटरनल हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फेयर। पर वो रिंग है तो एरिया ऑफ रिंग भी लिख सकते हो क्योंकि होलो है। एरिया ऑफ रिंग। CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2πr², यहाँ एक्सटर्नल तो 2π कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2π स्मॉल आर स्क्वायर प्लस πr²। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तीनों में सिर्फ पाई कॉमन आ सकता है तो पाई बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा? 2r² प्लस 2 स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हमको बोला है 3.14। 2r कैपिटल आर क्या है? 8, 8 8 जा 64, 2 इंटू 64 प्लस 2 स्मॉल आर 6, तो 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64 माइनस 6 6 जा 36। 3.14, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 प्लस 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7 प्लस 64 माइनस 36, तो 14 माइनस 6 कितना होगा? 8। फिर यहाँ बचा 5 माइनस 3 2। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 3.14 इंटू 70 80 90 और ये हो जाएगा 100। 100 प्लस 128 228। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 228 इंटू 3.14, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 9 10 11, 4 2 जा 8 और 1 9 इंटू 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, फिर 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, 3 2 जा 6 2 9 9 10 11 15 8 9 10 11 और 7, तो 715.92, 715.92। ओके, तो एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू 715.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया। पर हमको क्वेश्चन में पूछा है कि पेंट करने का कॉस्ट कितना होगा। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का रेट 5 रुपीज है तो इतना पेंट करने का क्या होगा? सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल इज इक्वल्स टू 715.92 इंटू 5। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 1 46, 5 5 जा 25 और 4 29, 5 1 जा 5 6 7, 5 7 जा 35। Therefore कितना आया कॉस्ट पेंटिंग का? 3579.60 रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर, 3579.60 रुपीज। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट काफी बड़ा क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम से। 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. You can see the figure. ये जो नीचे है ये क्यूबॉइड है और उसके ऊपर सिलेंडर है जो कि आधा है, तो हाफ सिलेंडर। इफ द बेस ऑफ द शेड ऑफ डायमेंशन, अब ये जो क्यूबॉइड है इसकी लेंथ 15 है, ब्रेथ 7 मीटर है और हाइट देके रखी है 8 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। अब इस पूरे शेड में कितनी एयर आ सकती है, यानी कि इस शेड में एयर को होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है। और जहां पर भी कैपेसिटी की बात आती है तो हमको क्या फाइंड करना रहता है? वॉल्यूम। देखो लिखा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। इतना जो है वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इतने को सॉल्व करते हैं तो आधा क्वेश्चन हो जाएगा। इस शेड में कितनी वॉल्यूम आएगी, तो उसके लिए हमको पता है कि नीचे क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो है, लेकिन ये सिलेंडर कैसा है? हाफ है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे और फिर उसको हाफ कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हाफ दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल हमको वैल्यू मिल जाएगी कि वॉल्यूम ऑफ दिस शेड। तो स्टार्ट करते हैं यहां से।
वॉल्यूम ऑफ शेड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ 15, ब्रेथ 7 और हाइट 8। 15 इंटू 7 8 जा 56, 15 6 जा कितना होता है 90, 9 15 5 जा 75, 75 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, तो 840 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में रहता है, तो ये हो जाएगा 840 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अभी हमने क्या फाइंड किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सेकेंड स्टेप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। और पाई के वैल्यू हमको कितना यूज करने को क्वेश्चन में कहा है, 22/7। सो 22/7 इंटू आर। अच्छा, ये सिलेंडर है तो ये सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये सिलेंडर की हाइट है और ये पूरा डायमीटर बनेगा सिलेंडर के लिए। ठीक है, क्या बनेगा, ये डायमीटर। तो इधर पे लिख लेते हैं सिलेंडर का डायमीटर 7 है, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 और उसकी जो हाइट है वो हो जाएगी 15 मीटर। डन। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी है 15। 7 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 11 इंटू 7 तो हो जाएगा 77 इंटू 15 डिवाइड बाय 2। 77 इंटू 15 करेंगे तो आएगा 1155। 2 से डिवाइड करो तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, फिर से 2 7 जा 14, फिर 1 पॉइंट लगाए 0, 2 5 जा 10, तो 577.5 क्या आया, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यूनिट क्या है इसका, मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम इस पूरे शेड की वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ शेड, वॉल्यूम ऑफ शेड इक्वल्स टू, जो कि हमने लिखा था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि है 840 प्लस हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि आया 577.5, तो हो जाएगा 840 प्लस इसका हाफ कर दो तो 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, फिर से 1 तो 2 8 जा 16, फिर ये 1 हो जाएगा, 2 7 जा 14, फिर 1 बचेगा, डेसिमल है 0, 2 5 जा 10, इसको ऐड कर देना है तो हो जाएगा 0.75, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 4 12, 8 9 10 11, 1128.75 मीटर क्यूब इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट दिस शेड कैन होल्ड। ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है कि दस द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर दिस शेड कैन होल्ड इज 1128.75 मीटर क्यूब, 1128.75 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर इस शेड में आ सकता है। समझ में आया? अब
आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया जो सेकंड पार्ट है वो ये है फर्दर। यहाँ पे बोला कि सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज टोटल स्पेस। अब उस शेड में एक मशीन है जो कि 300 मीटर क्यूब का स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। उसके अलावा उसी शेड में 20 वर्कर भी काम करते हैं और हर एक वर्कर जो है वो 0.08 मीटर क्यूब की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सो हाउ मच एयर इज इन द शेड। तो अब पूरे वॉल्यूम हमको पता चल गई शेड की। अब उस शेड की वॉल्यूम में से हम उस मशीन की जो वॉल्यूम है, यानी कि वो मशीन जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हटाएंगे। उसके अलावा ये जो 20 वर्कर्स हैं वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको भी हटा देंगे। फिर जो बचेगा वो होगी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन दी शेड। समझ में आया? फिर से पढ़ते हैं। सपोज द मशीनरी इज इन द शेड ऑक्यूपाइज 300 मीटर क्यूब एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ whom, यानी कि हर एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ऑन एन एवरेज, देन हाउ मच एयर इज इन दी शेड। अब शेड में कितनी एयर बची? तो टोटल वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर in the shed is equals to volume of shed minus इन दोनों का volume of machine plus volume of 20 workers। volume of machine plus volume of 20 वर्कर्स, है ना। तो मशीन की वॉल्यूम तो है हमारे पास और वॉल्यूम ऑफ शेड भी है, बस 20 वर्कर्स की वॉल्यूम फाइंड करना है। तो उसको हम यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 वर्कर इज इक्वल टू 0.08 मीटर क्यूब। देयरफॉर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 वर्कर भी लिख सकते हो। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 वर्कर इज 0.08 मीटर क्यूब। देयरफॉर स्पेस occupied by 20 workers, अगर एक 0.08 मीटर क्यूब का स्पेस ले रहा है तो 20 वर्कर्स कितना लेंगे? तो 20 इंटू 0.08, तो ये हो जाएगा 2 8 16 और एक 0 लगा दिया, फिर पीछे से 2 के बाद पॉइंट, तो 1 2, तो ये आया 1.6 मीटर क्यूब। 20 वर्कर 1.6 मीटर क्यूब जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब सारी वैल्यूज हम यहाँ पर लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ शेड कितना आया था? 1128.75, 1128.75 माइनस करना है 300 और 1.6 को, तो हो जाएगा 1128.75 माइनस 301.6, 1128.75 301.6, 5 minus 0 5, 7 minus 6 1, 8 minus 1 9, 2 minus 0 2, 11 minus 3 कितना होता है? 8, 829.15, 829.15 मीटर क्यूब is the actual volume of air left in the shed। समझ में आया? बड़ा क्वेश्चन था लेकिन 2 हिस्सों में इसको हमने सॉल्व किया है। पहले आप क्वेश्चन समझना, यहां तक तो एकदम सिंपल है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा, तो सीधा क्यूबॉइड के वॉल्यूम और हाफ सिलेंडर के वॉल्यूम ऐड कर दी। फिर बोला है कि उसमें एक मशीन है, 20 वर्कर्स हैं, उन्होंने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है उसके बाद कितना एयर बचता है, तो दोनों का वॉल्यूम एक का दिया है और 20 वर्कर्स का हमने फाइंड किया और ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो फाइनल आंसर इज 829.15 मीटर क्यूब। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 54 स्टैटिस्टिक्स से है और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? एप्पल्स आर मोस्ट वाइडली प्लांटेड एंड आर कमर्शियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप इन जम्मू कश्मीर। बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर में इनको प्लांट किया जाता है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है, कमर्शियल क्रॉप है। द कल्टिवेशन ऑफ एप्पल क्रॉप इन जम्मू कश्मीर शोज पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन इन टर्म्स ऑफ बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन। एप्पल इज वेरी बेनिफिशियल फ्रूट क्रॉप। तो कश्मीर में एप्पल जो है वो काफी ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है एप्पल के लिए, तो वहां का ये इंपॉर्टेंट फ्रूट है। दिस प्रोवाइड अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू कश्मीर। इनकम और एम्प्लॉयमेंट
सिर्फ एप्पल की वजह से जम्मू कश्मीर में काफी होता है. सो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैज tasked their statistical officer to create a model for farmers to be able to predict their produce output based on various factor. तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर का प्रोडक्शन होता है उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं. तो वहां पे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर को बोला गया कि आप फार्मर्स का डेटा बनाओ ताकि हम प्रिडिक्ट कर सके उनके आउटपुट को, अलग अलग जो फैक्टर पे बेस करता है, जैसे कितने इनपुट्स उनको लगाने हैं, फिर बारिश की मॉनसून कैसा है, उस तरह के अलग अलग जो फैक्टर्स इंपैक्ट करेंगे उनकी फार्मिंग को. सो अ बॉक्स कंटेनिंग 250 एप्पल वाज ओपन एंड ईच एप्पल वाज वेड. 250 एप्पल्स थे टोटल और हर एक एप्पल का हमने वेट किया. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट ऑफ द एप्पल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. तो यहां पर एप्पल का वेट देके रखा है इन ग्राम और या नंबर ऑफ एप्पल, यानी कि 80 to 100 ग्राम्स के बीच 20 एप्पल्स है, 100 to 120 ग्राम्स के बीच 60 एप्पल्स है. इस तरीके से ये डेटा हमारे पास आया है. नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग. पहला है हाउ मेनी नंबर ऑफ एप्पल्स वेज मोर देन 140 ग्राम. तो 140 ग्राम से ज्यादा कितने एप्पल्स हैं, तो ये दोनों आएंगे, यानी कि 40 प्लस 60. पहले वाले आंसर क्या होगा, एप्पल्स विच वेज more than 140 grams is equals to 40 plus 60 is equals to 100. फिर दूसरा क्या पूछा है, सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल यानी कि मोड, और मॉडल क्लास क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 70 है, तो उसकी क्लास यानी कि ये हो गई मॉडल क्लास. यहाँ पे लिखेंगे मॉडल क्लास है 120 से 140, ठीक है. और 120 से 140 पूछा क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम, तो ऐड कर दो. 120 प्लस 140 कितना हो गया, 260. ये दूसरे का आंसर. फिर तीसरा हमको पूछा है फाइंड द मीडियन वेट. तो अब हमको मीडियन फाइंड करना है. मीडियन फाइंड करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना. तो पहला हो जाएगा 20, 20 प्लस 60 कितना होगा 80, प्लस 70 150, प्लस 40 190 और प्लस 60 250. और हमको 250 एप्पल का ही देके रखा था, तो हो जाएगा 250. पहला स्टेप क्या है, m इज इक्वल्स टू n बाय 2. तो ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, तो n है 250 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन. तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. तो 125th ऑब्जर्वेशन आया. अब हम देखेंगे कि वो कहाँ पर आएगा, CFI में. ये छोटा है, ये छोटा है, यहाँ पर आ जाएगा 150. तो इधर ही से हम बना लेंगे हॉकी. ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h. सो l कितना है 120 प्लस n/2 है 125 माइनस 80 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 70 इंटू हाइट है 20. ठीक है, 0 0 कैंसिल. 120 प्लस 5 माइनस 0 5 आएगा. 12 माइनस 8 4 डिवाइड बाय 7 इंटू 2. तो हो जाएगा 120 प्लस 90 बाय 7. 45 2 ज़ा 90, तो 90 बाय 7. 7 1 ज़ा 7, 0 7 2 ज़ा 14, 6 डेसिमल लगाया 0, 7 8 ज़ा 56, 4 0 7 5 ज़ा 35, 5 0 चलेगा इतना. 2 डेसिमल तक लेना है, तो 120 प्लस 12.85, 120 प्लस 12.85, तो हो जाएगा 12, यानी कि 132.85. सो मीडियन ऑफ दिस एप्पल कितना आ गया 132.85, और ये सब ग्राम्स में देके रखा है. देयरफॉर ऐसे आंसर में लिख लेना कि मीडियन है 132.85 ग्राम्स. डन.
तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 3 का सेक्शन डी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।